हेलो फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में। पिछले वीडियो में हमने एक पार्ट की एनाटॉमी डिस्कस की थी, दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट। इस वीडियो में हम अगला एनाटॉमी डिस्कस करेंगे और वो है एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट। जिस प्रकार से वहाँ हमने रूट के एनाटॉमी को कुछ विशिष्ट भागों में स्टडी किया था, ऐसे ही डाइकोट रूट में भी इसकी एनाटॉमी को हम कुछ विशेष भागों में स्टडी करेंगे, जिनमें सबसे पहला भाग एपिडर्मिस, दूसरा कॉर्टेक्स, तीसरा भाग स्टील या सेंट्रल सिलेंडर, चौथा कंजक्टिव टिश्यू और पांचवा और अंतिम भाग है पिथ। जब इसकी स्टडी हम कर चुके होंगे तो आप ये अंतर करने में समर्थ हो पाएंगे कि मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट के एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है। स्टार्टिंग में कुछ पार्ट्स के जब यहाँ आप नाम देख रहे हैं और वहाँ पर भी आपने कुछ पार्ट्स के नाम देखे थे, तो यहाँ पर भी आपको कहीं कुछ अंतर पता चल रहा होगा। तो वो अब एक एक पार्ट जब हम देखेंगे और उसको आप ठीक से ध्यान से एक बार समझते जाएंगे तो आप दोनों प्रकार की रूट्स में डिफरेंस करने में सक्षम हो पाएंगे। एक एक पार्ट को हम लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की। यह है सबसे बाहरी एकल स्तरीय परत होती है जो थिन वॉल्ड सेल्स की बनी होती है। इनकी जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर क्यूटिकल नहीं पाई जाती। मोनोकोट रूट में के एनाटॉमी में भी आपने देखा था कि उसमें भी क्यूटिकल नहीं होती। यहाँ पर कई सेल्स ऐसी होती हैं जिनसे एक कोशिकीय रूट हेयर्स डेवलप होते हैं। सभी सेल से तो नहीं, लेकिन कुछ सेल से एक कोशिकीय रूट हेयर्स डेवलप होते हैं। यहाँ पर हमने इसको स्टार्टिंग में जो नॉमेनक्लेचर किया है वो एपिडर्मिस किया है, लेकिन आमतौर पर जो रूट्स होती हैं उसमें जो अपर मोस्ट लेयर जो ये एपिडर्मिस है, इसको ही एपिब्लेमा या पिलीफेरस लेयर भी कहा जाता है, जैसा कि हमने मोनोकोट में इसका नामकरण ही किया था। तो ये पहली परत हुई जो सबसे भारी परत होती है इसकी, जिसे एपिडर्मिस या एपिब्लेमा कहा जाता है। इसके जस्ट नीचे का जो दूसरा भाग है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। जब रूट की एनाटॉमी को आप सेक्शन में देखते हैं तो ये एनाटॉमी में सबसे बड़ा भाग होता है, अर्थात ज़्यादातर क्षेत्र इसी भाग का बना होता है। ये जो कॉर्टेक्स है यह पतली भित्ति युक्त मृदुतकीय यानी पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। इन सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं जो शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। कॉर्टेक्स की जो सबसे निचली परत है, कॉर्टेक्स में जो सबसे नीचे की परत पाई जाती है, जो कि बैरल शेप यानी ढोलकाकार कोशिकाओं की बनी होती है, उसे एंडोडर्मिस कहते हैं। और इस एंडोडर्मिस की सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपने मोनोकोट रूट की एनाटॉमी में देखा था। एंडोडर्मल जो सेल्स होती है उसकी जो रेडियल वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं। इस प्रकार से जो मोटी भित्तियाँ इनकी होती हैं इनको ही कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी बताया था, पिछले जो वीडियो में भी बताया था कि एंडोडर्मिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है विशेष तौर पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की प्रेजेंस। और इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे कैस्पेरी, और उन्हीं के नाम के सम्मान में इनको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। तो ये इसका दूसरा भाग हुआ कॉर्टेक्स। पूरी संरचना जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत स्पष्ट आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ऊपर से नीचे तक जितने भी भाग हैं उनकी कैसी सेल्स होती हैं, अरेंजमेंट कैसा होता है, ये आप इस डायग्राम में स्पष्टली देख पा रहे हैं। इसके बाद इसका जो तीसरा भाग है जिसे स्टील या सेंट्रल सिलेंडर कहा जाता है। आमतौर पर जब पिछली हमने एनाटॉमी डिस्कस की थी मोनोकोट रूट की, उसमें विशेष तौर पर जो पार्ट्स देखे थे उनमें हमने एक अलग से पार्ट्स मेंशन किया था, पेरिसाइकिल। एक्चुअली वो पेरिसाइकिल पार्ट इस स्टील का ही भाग यहाँ पर दर्शाया गया है, होता इसमें भी है, वहाँ पर अलग से मेंशन किया गया था और मोनोकोट में, और यहाँ पर इसको स्टील का ही एक रीजन करके दर्शाया गया है। जैसा कि आप पहले पॉइंट में देख रहे हैं कि एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे एक स्तरीय मृदुतक कोशिकाओं की परत पाई जाती है जिसे पेरिसाइकिल कहा जाता है। और ये जो पेरिसाइकिल होता है इससे लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है। ये हम शुरू से ही आपको बताते चले आ रहे हैं कि जो लेटरल रूट्स हैं उनकी उत्पत्ति पेरिसाइकिल से होती है, और इस प्रकार की उत्पत्ति को एंडोजीनस ओरिजिन कहा जाता है। जड़ों में बेसिकली जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रेडियल होते हैं,
उनका जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का होता है, रेडियल होता है। ये पिछले एनाटॉमी में भी आपने देखा था। रेडियल का मतलब मैंने उधर भी बताया था कि जाइलम और फ्लोएम का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें वो दोनों एक सिंगल रेडियस पर नहीं पाए जाते, ऐसे अरेंजमेंट को रेडियल अरेंजमेंट कहा जाता है। यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो अलग अलग पैचेज में पाए जाते हैं तथा असंवहनी कोशिकाओं के द्वारा पृथक रहते हैं, अर्थात अल्टरनेट रूप से पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम, और वो दोनों की दोनों असंवहनी कोशिकाओं के द्वारा पृथक रहते हैं। और जो डाइकोट रूट्स हैं उनमें जाइलम का जो नंबर्स होता है, वो वेस्कुलर बंडल्स का जो नंबर होता है वो सीमित होता है। यहाँ इसको लिखने का एक ही मतलब है कि जब आप मोनोकोट और डाइकोट रूट की कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि डाइकोट रूट में नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स मोनोकोट की तुलना में कम होते हैं। वहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स का संख्या है वो अपेक्षाकृत कम होती है। और जाइलम जो होता है वो एक्सार्क प्रकार का होता है। जाइलम यहाँ पर एक्सार्क प्रकार का होता है। ये पहले भी मैंने बताया था कि जाइलम एक्सार्क होने का क्या मतलब है। इसका मतलब है जब प्रोटोजाइलम पेरिफेरल और मेटाजाइलम सेंट्रल हो तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को एक्सार्क कहा जाता है। तो जाइलम यहाँ पर भी मोनोकोट की तरह एक्सार्क प्रकार का पाया जाता है। फिर बात कर देंगे फ्लोएम की। अभी तक क्योंकि हमको पता है वेस्कुलर बंडल में दोनों ही ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के बारे में हम कुछ बात कर चुके। जो फ्लोएम होता है वो मुख्य रूप से 40 नलिकाओं का बना होता है। यहाँ पर ये जो फ्लोएम है उसके पैचेज जाइलम के अल्टरनेट रूप से पाए जाते हैं। पहले जाइलम फिर फ्लोएम, पहले जाइलम फिर फ्लोएम, इस प्रकार से रेडियली अलग अलग पैचेज के रूप में अल्टरनेटली ये अरेंज होते हैं। और प्रत्येक फ्लोएम समूह के बाहर की ओर स्क्लेरन काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। प्रत्येक फ्लोएम के बाहर की तरफ दृढ़ोतकी जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। ये इसकी एक विशेष बात हुई, और इन दृढ़ोतकीय कोशिकाओं की प्रेजेंस की वजह से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य भी करता है, क्योंकि जहाँ पर भी स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होती हैं वहाँ पर बेसिकली इनका कार्य प्लांट को या उस पर्टिकुलर पार्ट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। तो इसका कार्य भी फ्लोएम का जो प्रमुख कार्य है वो जिस प्रकार से मोनोकोट रूट में था, अर्थात दोनों कार्य करना, दोनों कार्यों में पहला जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनते हैं पत्तियों में उनको ऊपर से नीचे तक प्रत्येक भाग तक और फाइनली जड़ों तक पहुंचाना, और साथ ही साथ स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की प्रेजेंस की वजह से प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ये भी फ्लोएम का कार्य है। एक और पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कंजक्टिव टिश्यूज़। ये बेसिकली मोनोकोट रूट की एनाटॉमी में आपने अलग से कहीं मेंशन नहीं किया था, लेकिन डाइकोट रूट में इसको अलग से आपने मेंशन किया है। यहाँ पर ये पतली भित्ति युक्त मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं। कंजक्टिव टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटल सेल्स होती हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं। और इन सेल से जो टिश्यू बनता है उसको ही कंजक्टिव टिश्यूज कहते हैं। तो इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम के मध्य पाई जाने वाली जो सेल्स हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं, पैरेनकाइमेटस थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। इन सेल्स से निर्मित टिश्यू को ही कंजक्टिव टिश्यूज कहा जाता है, और ये डाइकोट रूट में आपको स्पष्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका जो अंतिम पार्ट आप देखेंगे केंद्रीय भाग, उसको पिथ कहते हैं। ये मोनोकोट रूट में भी था और यहाँ पर भी है। ये आप देख रहे हैं जो रूट है उसका केंद्रीय छोटा भाग जो कि पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है उसको पिथ कहते हैं, केंद्रीय छोटा भाग। जबकि अगर आप दोनों के डायग्राम आप कंपैरिजन करेंगे मोनोकोट डाइकोट की एनाटॉमी का, तो इस भाग में भी आप कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस पाएंगे। वहाँ पर इसके आकार में और यहाँ पर इसके आकार में अंतर पाया जाता है, अर्थात वहाँ पर जो पिथ होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है मोनोकोट की एनाटॉमी में, लेकिन डाइकोट रूट की एनाटॉमी में ये भाग छोटा होता है और कुछ डाइकोट रूट्स में तो पिथ पाया ही नहीं जाता, अर्थात एब्सेंट होता है। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो आप स्पष्ट रूप से डाइकोट रूट की एनाटॉमी में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई मटेरियल दिया जाए और उसका सेक्शन
स्लाइड पे लगा दें आपको माइक्रोस्कोप में और आपसे कहा जाए कि पहचानिए ये डाइकोट रूट है कि मोनोकोट रूट, तो आप उसको किस बेस पर पहचानेंगे? इसके लिए आपको बेसिकली दोनों रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। दोनों रूट्स में वैस्कुलर बंडल्स के बारे में पता होना चाहिए। वैस्कुलर बंडल्स के बारे में से मतलब मेरा सीधा यही है कि वैस्कुलर बंडल्स का नंबर कितना है। एक जो मोनोकोट होता है उसमें नंबर कितना होता है और डाइकोट होता है उसमें नंबर कितना होता है। पैरेनकाइमेटस सेल्स का अरेंजमेंट किस में कैसा है ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा और जो 2-3 पार्ट आपने यहाँ पर स्टडी किए, कंजक्टिव टिश्यूज, ये क्या मोनोकोट में पाए जाते हैं, डाइकोट में नहीं पाए जाते, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप इन दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो आराम से उस सेक्शन को पहचान पाएंगे कि माइक्रोस्कोप में जो स्लाइड लगाई गई है वो डाइकोट रूट की है कि मोनोकोट रूट की है। तो आप दोनों वीडियोस को एक बार वापस से ठीक से देखें और फिर दोनों में कंपैरिजन करें। कंपैरिजन करने के लिए आप ऐसा जरूर करिए कि एक टेबल बनाइए दोनों के कंपैरिजन की, जिसमें 3 पार्ट करिए। एक में आप मुख्य रूप से लक्षण लिखिए जिस आधार पर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक साइड में एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट डालिए और दूसरे में एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट डालिए और दोनों को स्पेशली दोनों में अंतर कीजिए। तो आप कुछ विशेष अंतर पाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी होता है जब आप दोनों पार्ट की एनाटॉमी कर लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों वीडियोस को ठीक से देखेंगे तो मोनोकोट और डाइकोट रूट की एनाटॉमी को ना केवल समझ पाएंगे बल्कि इन दोनों में डिफरेंस भी कर पाएंगे। फिर भी अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।